तो आज का हमारा टॉपिक है मेनोपॉज एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो आगे बढ़ते हुए एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि मेनोपॉज क्या है। तो ये एक हम लोग बहुत बार इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मेनोपॉज में ये तो होता ही है, वो तो होता ही है। सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे स्टार्ट हुई है जब हम लोग 12-13 साल के थे तभी, वैसे ही अभी मेनोपॉज यानी ये जो समाप्ति की ओर हम लोग बढ़े हुए हैं और समाप्ति आने वाली है। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। इट इज नॉट एट ऑल अ डिसीज। तो ये हम लोग को जान लेना है। एंड व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? इट बेसिकली इंडिकेट्स दैट वी आर स्लोली स्लोली एजिंग। किसी भी स्त्री के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि मेरी उम्र बढ़ने लगी है। जैसा कहते हैं ना, कोई भी स्त्री क्या कहती है, आपकी उम्र क्या है? अरे मेरी उम्र तो 16 से कभी बढ़ी नहीं है, आप उम्र क्यों पूछ रहे हैं? तो वैसे ही हर एक स्त्री के लिए उम्र बढ़ना या एजिंग की ओर बढ़ना, ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग मेनोपॉज की ओर बढ़ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इट बेसिकली इंडिकेट्स दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग। तो कब होता है ये मेनोपॉज? ये यूजुअली 45 से 55 के बीच में नेचुरल मेनोपॉज होता है। लेकिन इसमें अगर किसी को कुछ कहीं ऑपरेशंस हुए हैं या कोई बीमारी की वजह से कुछ अलग सी कोई सर्जरीज की हुई है, तो इसमें मेनोपॉज कभी कभी जल्दी भी हो सकता है। लेकिन यूजुअली ये 45 और 55 के बीच में हो जाता है। तो अभी किसे कहते हैं? मेनोपॉज के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जैसे ही मेनोपॉज मतलब हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, महिलाएं कहने लगती हैं कि अरे मेरा तो मेनोपॉज स्टार्ट हो गया। हाँ, तो हम लोग को सबसे पहले जानना है कि भाई हम लोग जब ये वर्ड यूज करते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है कि मेनोपॉज कहते किसे हैं। मेनोपॉज कहते हैं कि पूरे 12 महीनों तक अगर आपको बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है तो ही उसे मेनोपॉज कहते हैं। अगर 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपकी साइकिल नहीं आई है तो उस स्टेज को भी एक अलग सा नाम है, लेकिन उसे मेनोपॉज नहीं कहते। मेनोपॉज हम लोग तभी कहेंगे जब आपकी ये साइकिल बिल्कुल समाप्त हो गई है और 12 महीने तक आपने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब ये जो होता है उससे होता क्या है, मतलब मेनोपॉज होता है तो होता क्या है हमारे शरीर में? तो इससे होता है कि हमारे में जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, उसमें थोड़ी सी कमतरता आती है। वो धीरे धीरे निकल जाती है वो एबिलिटी। और हमारी जो ओवरीज है, वो ओवरीज हमेशा जो एग्स रिलीज करते हैं हर महीने, वो ओवरीज का वो जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है। इससे बेसिकली हम लोगों को भी ये जानना है कि ये सब होता तो है हमारे शरीर में, लेकिन ये होता क्यों है? भाई आजकल हम लोग को हर एक सवाल मतलब क्यों का जवाब चाहिए ना। भाई होता है मालूम है, लेकिन क्यों होता है? तो ये होता है इस्ट्रोजन नाम के हार्मोन से। देखो, स्त्री के शरीर में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो दो हार्मोन्स है, उनका सिक्रीशन होता है। और उसी की वजह से हम लोग ये सब प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक जितनी भी सारे प्रेगनेंसी, ये वो सब चीजें जो एक्सपीरियंस करते हैं, इसमें ये दो हॉर्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्त्री के लिए इस्ट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें भी हम लोग जो मेनोपॉज होता है, नेचुरल मेनोपॉज तो मैंने बताया कि 45 और 55 के बीच में होता है। लेकिन और दो ऐसे वर्ड्स है या टर्म्स है जो मेनोपॉज के बारे में जाननी चाहिए हमें, और वो है अर्ली मेनोपॉज और प्री मेच्योर मेनोपॉज। तो ये जो अर्ली मेनोपॉज किसे कहते हैं? जो मेनोपॉज 45 के पहले होता है। आपकी उम्र 40 से 45 के बीच में है और आपने अगर मेनोपॉज एक्सपीरियंस किया है, दैट इज you are not experiencing menstruation cycle for 12 consecutive months before 45, then it is early menopause. But premature menopause is still at a younger age, यानी 40 से भी कम उम्र में अगर हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 महीने तक नहीं आती और मेनोपॉज हो जाता है, तो उसे प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। तो अभी तो देखो, इसमें थोड़ी सी सीरियस बात ये है कि आजकल रिसर्चेस ऐसा कहने लगे हैं कि इंडिया में स्पेशली
सभी स्त्री मतलब महिलाओं में मेनोपॉज रीच करने का या मेनोपॉज एक्सपीरियंस करने का जो एज है, जो उम्र है, वो 30 तक कम होते जा रही है। अभी आप लोग यहाँ देख रहे हो कि 30 to 34 इस बीच में 3.1% एंड 35 to 39 इस बीच में 8% विमेन दे हैव फेस्ड और एक्सपीरियंस्ड मेनोपॉज। और ये जो सब मैं बोल रही हूँ ये कम से कम 15 साल पुराने नंबर्स हैं, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्चेस आई ट्राइड टू गेट बट आई कुडंट फाइंड। तो हम लोग इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के तारीख में इसमें कितने ज्यादा नंबर्स बढ़ गए होंगे। अभी आप ही सोचिए, आजकल लड़कियां शादी कौन सी उम्र में करती हैं? दे थिंक ऑफ मैरिज ओनली आफ्टर देयर 30s, then they think of doing some planning, family planning. So if they think of doing family planning till 32, 33, 34, and if there is menopause in between 35 and 39, when are they going to have their babies? So one has to think about it very, very seriously. And we all are mothers over here, most of us. And so we have to tell our daughters कि हम लोग को कैसे जो उम्र है वो ही उम्र में जो एलिजिबल, मैं एलिजिबल या ऐसे नहीं कहूंगी कि यही उम्र में शादी होनी चाहिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि आप जितनी जल्द शादी करोगे, जितनी आपके लिए राइट एज ऑफ मैरिज कही जाती है। हमारी उम्र में ऐसे देखा जाता था कि 22 के 25 के बीच में तो शादी हो ही जाती थी, लेकिन आजकल तो 27 28 तक लड़कियां सोचती तक नहीं है शादी का। तो हम लोग को उनको थोड़ा थोड़ा परसुएड करना है कि भाई थोड़ा सा जल्दी शादी करने की सोच लीजिए, क्योंकि मेनोपॉज का एज थोड़ा थोड़ा मतलब नीचे आ रहा है। थोड़ा आगे जाते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने इस्ट्रोजन के बारे में जिक्र किया था पहली स्लाइड में कि मेनोपॉज क्यों होता है, क्योंकि इस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम होता है। तो ये इस्ट्रोजन क्या है वो हम लोग अभी इस स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। इस्ट्रोजन जो है ये एक सेक्स हार्मोन है, जैसा मैंने पहले ही बताया है। और ये करता क्या है? तो इससे होता है कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या आप देखोगे कि फीमेल्स में जो ब्रेस्ट्स है उनका जो डेवलपमेंट होता है वो सब इस्ट्रोजन के सिक्रीशन की वजह से होता है। एट द सेम टाइम हमारी जो कॉग्निटिव हेल्थ यहाँ पे लिखा है, अभी कॉग्निशन अगर हम लोग बोलेंगे तो कॉग्निशन का संबंध हमारे दिमाग से है। हम लोग जो सोचते हैं उससे है। हमारा मेमोरी या कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें जो है ये हमारा कॉग्निटिव हेल्थ बताती है। तो इस्ट्रोजन का कंट्रीब्यूशन इसमें भी है कि हमारी कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी रहे, हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहे। इसलिए देखिए जैसे ही महिलाओं में मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लेस प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। अभी एस्ट्रोजन अगर कम मात्रा में पैदा होता है तो आपके बोन्स जो है उनको हेल्दी रखने के लिए आपको कुछ करना है। अभी अंदर से बॉडी कुछ नहीं कर रही है, ये अभी हम लोग को जान लेना है। तो एस्ट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो देखो जब तक हर एक स्त्री का मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक तरह से चल रहा है, बिल्कुल टाइमली हो रहा है, तब तक दोस्तों आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन है ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शनिंग भी अच्छा रखने के लिए मदद करता है। तो अब ये एस्ट्रोजन जो है उसका इम्पैक्ट बहुत सारे हॉर्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर रहता है, और वो है सेरोटोनिन, नॉरेपेनेफ्राइन एंड डोपामाइन। अभी तो आपने डोपामाइन के बारे में तो बहुत कुछ सुना ही होगा, क्योंकि आजकल हम लोग मोबाइल के ऊपर इतने एडिक्ट हो गए हैं कि जितना लोग ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं उतना डोपामाइन सिक्रीट होता है, और वो डोपामाइन सिक्रीट होता है उससे हमें खुशी होती है, हमें आनंद मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। वी वन मोर टाइम वी गेट एडिक्टेड टू मोबाइल। तो ये सेरोटोनिन जो है वो भी हमारे मन में हैप्पीनेस, जो भी एंथुजियाज्म है, चुस्ती फुर्ती है, पॉजिटिविटी है, वो सब हमें देती है। नॉरेपेनेफ्राइन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी हमें वही हम लोग को देती है। और डोपामाइन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी इसी में बहुत ज्यादा मदद करती है। सो ये जो तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसके ऊपर अगर
किसी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है तो वो है एस्ट्रोजन के सिक्रीशन का। तो अगर एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम होता है तो ये तीनों का भी प्रोडक्शन या ये तीनों का जो बैलेंसिंग है वो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाद में अगर हम लोगों ने देखा तो कौन सी स्थितियों में एस्ट्रोजन गेट्स अफेक्टेड, तो मैं कहूंगी कि प्यूबर्टी, जैसे हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे शुरू होती है तभी हमारी हर एक स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और तभी आपको मासिक धर्म शुरू होता है। हमारी प्रेगनेंसी के वक्त भी एस्ट्रोजन के लेवल जो है कम ज्यादा होती रहती है और मेनोपॉज ये एस्ट्रोजन के लेवल कम होने से हम लोग उसकी समाप्ति तक जाते हैं। वैसे ही ओबेसिटी में एस्ट्रोजन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोग एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं एस्ट्रोजन लेवल्स गेट अफेक्टेड। तो देखो जो भी जितनी भी महिलाएं हैं अगर एक्सट्रीम डाइटिंग करती हैं, मैं दिन भर में एक कैरेट खाती हूँ, एक ककम्बर खाती हूँ, बिल्कुल गलत है क्योंकि इससे आपकी एस्ट्रोजन लेवल अफेक्ट हो रही है और एस्ट्रोजन लेवल डायरेक्टली आपके सेरोटोनिन और डोपामाइन पे काम कर रही है। तो आपको बिल्कुल हेल्दी नहीं लगेगा, हैप्पी नहीं लगेगा, चुस्ती फुर्ती नहीं लगेगी। यू विल फील मोर एंड मोर सैड एंड डिप्रेस्ड। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम लोगों को अगर डाइटिंग भी करनी है तो एक्सट्रीम नहीं करनी है। अगर एक्सरसाइज भी करना है ठीक मात्रा में करना है, डेली करना है। एक दिन मैं 4 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ और बाद में 3 दिन सो जाती हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। अगर मैं एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग करती हूँ तो उससे भी वही हालत होती है जो एक्सट्रीम डाइटिंग से होती है, क्योंकि ये दोनों चीजें एस्ट्रोजन के ऊपर काम करती हैं डायरेक्टली। तो इसलिए अगर हम लोग को अपनी खुद की हेल्थ अच्छी रखनी है तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं उसकी तरफ हमें बिल्कुल ध्यान देना है। देन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड पीसीओएस। व्हाट इज पीसीओएस? पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये आजकल आपने सुना होगा, बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनके जो पीरियड्स है बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। आप किसी भी लड़की से पूछिए जो कि 14 या 15 से लेके 25 तक की उम्र में है, आपने अगर पूछा तो आपको ये समझ में आएगा 10 में से 5 लड़कियां तो बोलेगी कि भाई नहीं मेरे तो पीरियड्स डिस्टर्ब्ड है, 28 डेज में नहीं आते, कभी 2 महीने के बाद आते हैं, कभी 4 महीने के बाद आते हैं। मेरे सामने तो एक दिन एक लड़की आके बैठी थी, उसने कहा था मेरे पीरियड्स 10 महीने तक नहीं आए। अभी आप ही सोचिए, बाद में हार्मोनल ट्रीटमेंट के बाद ही पीरियड्स वापस शुरू हुए। तो ये जो है ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, ये जो है ये भी सेरोटोनिन का अगर प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं हुआ, अगर उसके इरेटिक और अनप्रेडिक्टेबल जो भी रिजल्ट्स आते हैं उससे हम लोग पीसीओएस को भी ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हम लोग को ये भी जानना है कि ये सेरोटोनिन अफेक्ट किससे होता है, और वो हम लोग सॉरी एस्ट्रोजन और सेरोटोनिन अफेक्ट किससे होते हैं और वो हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी जैसा मैंने कहा कि हम लोग जिसे मेनोपॉज कहते हैं ना, कि देखो मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए, मुझे बिल्कुल अभी डिप्रेशन आ रहा है, मेरे बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उस स्टेज को माय डियर पेरी मेनोपॉज कहते हैं। दैट इज नॉट मेनोपॉज। जैसे मैंने कहा मेनोपॉज इज 12 months consecutive स्टॉपेज और देर इज नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉर 12 months, उससे ही मेनोपॉज कहते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड पेरीमेनोपॉज, जिसमें मेनोपॉज ट्रांजिशन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो फेज है हर एक स्त्री के साथ अलग अलग आती है, मतलब कोई स्त्री ये 8 to 10 years के लिए एक्सपीरियंस करेगी और मे बी कोई स्त्री होगी कि जो मे बी 1-2 साल में उसका वो सब पेरीमेनोपॉजल स्टेज खत्म होके शी विल रीच द मेनोपॉज। ओके, सो इट डिपेंड्स एंड डिपेंड्स ऑन मेनी मोर फैक्टर्स, नेचर, नर्चर, केमिकल सिक्रेशन कैसे हैं, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके कैसे हैं, आपका फैमिली में सपोर्ट कितना कैसे हैं, वर्क प्रेशर्स कितने हैं, आपका नेचर कैसे है, मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसे है, इन सब चीजों के ऊपर ये पेरीमेनोपॉज की स्टेज कब शुरू होती है ये डिपेंड रहता है। लेकिन इसमें हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि जो लास्ट 1 to 2 years हैं ये फेज के आखिरी 1-2 साल, उसमें एस्ट्रोजन के लेवल्स है वो सडनली या स्पीडीली ड्रॉप होती हैं, बहुत ज्यादा उसका स्पीड रहता है और उसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा वो इरेटिक हो जाती है, उसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा ये पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं।
लेकिन इसमें होता यह है कि इसमें अभी हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू है, इसलिए वन कैन गेट प्रेग्नेंट इवन इन दिस स्टेज। तो हम लोग को ये नहीं समझना है कि चलो भाई अभी पीरियड्स इरेगुलर हो गए तो अभी कैसे भी कुछ भी, मतलब बिना कोई ऐसे प्रिकॉशन लिए हुए, इवन इफ आई एंजॉय सेक्स, nothing is going to happen. So one just can't think of that because women may get pregnant even in this stage. तो अभी हम लोग Ma'am, can I make a small request? Sure. Women have been requesting us to let you know that put the slideshow on, please. Okay. I don't know how to put it slideshow on. नहीं, कैसे करते हैं भी ये मुझे पता नहीं है. You have to click slideshow. Where is it? Slideshow. Yeah. Top. Top. Slideshow. No, it's not PowerPoint. A slideshow. No, I think you just need to go full screen and you'll get everything as Yes, ma'am. one by Just one. go on full screen. Just go on full screen, ma'am. One sec. I'll do one thing. Or else, Slideshow. see, ma'am, at bottom rightmost corner, you can see the three symbols. Yeah. First, second, third, near the percentage icon. It's a small glass. Yeah. It's not PowerPoint, Smita. It's not PowerPoint. Yeah. It is. Yes. Can you see now? Yes. Yeah. Yes. So now we were on that perimenopause stage and we were discussing about how one can get pregnant even in perimenopause stage. Now we will just go through all the symptoms, physical symptoms which we experience during this stage. See, periods are irregular, then we experience vaginal dryness, because of which many women, they have lower sex drive. Then urinary urgency, many a times we experience, that is leakage when coughing. When we cough, we experience कि थोड़ी सी urine ऐसे ही pass हो रही है. Then we experience hot flashes. Fatigue is there. हम लोग बस छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल थक जाते हैं. End of the day we feel अरे नहीं आज ज्यादा काम तो नहीं किया है, but I'm experiencing lot of fatigue. Headache is also there. Then weight gain बहुत होता है, लेकिन ये भी सभी स्त्रियों के साथ नहीं होता है. तो ऐसा नहीं है कि अभी 100 लेडीज आर गोइंग थ्रू मेनोपॉज एंड ऑल 100 विल पुट ऑन वेट, ऐसे नहीं होता है. कोई जो स्लिम एंड ट्रिम है वो वैसे भी ज्यादा वेट गेन नहीं करती, लेकिन जिनकी टेंडेंसी है वेट गेन की, वो इस जरिए बहुत ज्यादा वेट गेन कर सकती हैं. तो वेट गेन इज वन ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स विच वी ऑल एक्सपीरियंस. ये ऐसा एक सीजन है जिसमें हम लोग को स्वीट्स बहुत खाने की अंदर से ये लगती है कि चलो भाई जो भी स्वीट सामने आए, जो भी कार्बोहाइड्रेट सामने आए, चलो खाओ. मालूम होता है कि भाई ये नहीं खाना है. I know I'm putting on weight and so I should not be eating sweets, but I always feel कि नहीं खाओ, मुझे तो अंदर से खाने की बहुत इच्छा हो रही है तो खाओ. तो ये जो क्रेविंग है स्वीट्स खाने का बहुत बढ़ता जाता है. Many a times we get disturbed stomach. That is कभी कभी हम लोग कॉन्स्टिपेशन एक्सपीरियंस करते हैं या तो कभी कभी डायरिया एक्सपीरियंस करते हैं. सो ऐसा इसमें कुछ भी ऐसा रेगुलर सिम्टम्स नहीं है, ये सब ऊपर नीचे होता जाता है. एंड वन मोर फिजिकल सिम्टम वी ऑलवेज एक्सपीरियंस इज प्रॉब्लम्स विद स्लीप. ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 40 to 50% ऑफ women they experience problems with sleep during this perimenopausal stage. ओके. अभी इसमें जैसे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं वैसे साइकोलॉजिकल साइंस भी बहुत है. आज का हमारा टॉपिक तो साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में ही है, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्या क्या होता है. सबसे पहले तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं. वी ऑल एक्सपीरियंस कि एक पल में हम लोग बहुत खुश रहते हैं,
दूसरे पल में बस किसी ने कुछ छोटी सी चीज कह दी कि हम लोग इतने ज्यादा, हमारा एंगर आउटबर्स्ट होता है कि सामने वाला समझता नहीं है कि भाई इसको हुआ क्या है, इतनी छोटी सी चीज में इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। तो ये जो मूड स्विंग्स है वो भी हम लोग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। इमोशनल आउटबर्स्ट काफी होते हैं। एंग्जाइटी, यानी आगे क्या होगा, फ्यूचर, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी पे क्या होगा, मेरे जो इतने मेरे डेडलाइंस है, गोल्स है, मेरे कैसे फुलफिल हो जाएंगे, घर पे अगर मैं नहीं रहूंगी तो कैसे क्या हो जाएगा। यू फील मोर एंड मोर एंक्शियस अबाउट सो मेनी थिंग्स। एक एक के बारे में सोचते हैं, इमीडिएटली सेकंड थॉट इज सेकंड समथिंग एल्स। मतलब अभी मैं घर के बारे में सोच रही हूँ, एंक्शियस हो रही हूँ, तो नेक्स्ट थॉट इमीडिएटली विल बी रिगार्डिंग माय ऑफिस, नेक्स्ट वन मोर थॉट विल बी रिगार्डिंग माय फ्रेंड, समथिंग एल्स। तो ऐसा कुछ नहीं कि उसमें भी कोई ऐसे पैटर्न रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। एंग्जाइटी रहेगी, इरिटेबिलिटी, एग्रेसिवनेस रहेगा। कभी कभी कोई कोई जो लेडीज है वो इतनी ज्यादा चिल्लाती हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाती हैं, कभी कभी चीजें फेंकना या कभी कभी किसी के ऊपर जाके उसको एक लगाना, ऐसे सब जो चीजें होती हैं ये सब भी बहुत एग्रेशन दिखाती हैं। डिप्रेशन और सैडनेस तो काफी लोग, मतलब काफी महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं। डिफिकल्टी होती है कंसंट्रेशन करने में। मतलब मैं कुछ भी काम करने लगूं तो मुझे लगता है कि भाई चलो अभी बोर हो गई, 10 मिनट कर लिया, मैंने कुछ बुक पढ़ने को लिया, हाँ 10 मिनट पढ़ लिया, अभी लग रहा है नहीं भाई कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, मन में कुछ थॉट्स आ रहे हैं। तो मैं जो भी काम करना शुरू करती हूँ उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होता है। और इसकी एक वजह ये भी तो है कि एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है। जैसे ही एंग्जाइटी बढ़ती है, मन में विचारों की इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ होने लगती है कि हम लोगों को कोई भी एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। देन मेमोरी प्रॉब्लम। हम लोग तो आजकल कहते हैं अरे नहीं भाई अभी उम्र हो गई, अभी ये उम्र में किसी को कुछ याद नहीं रहता भाई, मैं तो सबके बर्थडेज भी भूलते जा रही हूँ। पहले तो मैं सबको बर्थडेज के दिन पे विश करती थी, लेकिन अभी फेसबुक पे दिखाई देता है तभी समझता है कि अरे आज तेरा बर्थडे था। तो ये जो होता है ये मेमोरी प्रॉब्लम है, ये भी हम लोग फेस करते हैं। अभी आप याद कीजिए हम लोगों ने पहले स्लाइड में क्या देखा था। ये क्यों होता रहेगा, क्योंकि मेमोरी जो है ये हमारी कॉग्निशन का फंक्शन है। और मैंने कहा था कि कॉग्निशन के ऊपर इस्ट्रोजन का प्रभाव रहता है। और जैसे ही हमारे शरीर में इस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है तो हम लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, मेमोरी प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स। देखो आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो, लेकिन ये पेरीमेनोपॉजल स्टेज में आप ये भी एक्सपीरियंस करो कि अरे भाई सचमुच क्या करूं, ये करूं या वो करूं। मैं तो ऐसे कभी हड़बड़ाने वाली थी नहीं, लेकिन आजकल तो मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। तो ये सब भी होता है। उसकी भी एक वजह ये है कि एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कम मात्रा में होना, ये एक इसका महत्वपूर्ण रीजन है। एंड लैक ऑफ मोटिवेशन इज देयर। कोई भी काम करने में हम लोग को चुस्ती फुर्ती, मोटिवेशन, मैं ये करूं, खुद से लेके इनिशिएटिव लेके कुछ करूं, ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। अभी ये जो है ये तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हम लोग बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं। आप में से अगर कोई पेरीमेनोपॉजल स्टेज में है तो आप तो एक्सपीरियंस, मतलब मोर और लेस हर एक स्त्री करेगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई कोई लोग करते हैं, कोई कोई लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो पेरीमेनोपॉजल स्टेज में बहुत बढ़ते हैं। जैसे स्किजोफ्रेनिया, आपने नाम सुना होगा। स्किजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम लोग को बहुत ज्यादा डिल्यूजन्स होते हैं या हेल्यूसिनेशंस होते हैं। कान में अजीब सी कुछ साउंड सुनाई देना, या ऐसे जो चीज नहीं है सामने उसको हम लोग देख रहे हैं, ऐसे मुझे ऐसे ही लगना मुझे, ये सब जो चीजें होती है ये स्किजोफ्रेनिया में होती है। तो जब यंग एडल्टहुड में मेन एज वेल एज विमेन बोथ आर इक्वली, मतलब हम लोग कहते हैं कि दोनों को होने की संभावना रहती है। लेकिन सेकेंड पीक में खाली विमेन आर मोर प्रोन, that is between 45 to 50 years of age of any women, when they are undergoing this perimenopausal stage, they are more prone for schizophrenia. लेकिन ये इस उम्र में देर आर वेरी लेस चांसेस कि कोई भी आदमी को स्किजोफ्रेनिया हो जाएगा। स्किजोफ्रेनिया अगर आदमी लोगों को होता है तो मेनी टाइम्स इट इज इन यंग एडल्टहुड।
लेकिन विमेन में ये सेकेंड पीक आने की भी संभावना रहती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी वैसे ही होता है। बाइपोलर इज बेसिकली हम लोग कभी हैप्पीनेस एंड एक्सट्रीम सैडनेस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर जिनको पहले से है उनको ज्यादा डिप्रेसिव एपिसोड्स आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस मेनोपॉजल एंड पेरीमेनोपॉजल स्टेज। एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसा आप सब लोगों को मालूम है, ऑब्सेशन, कोई भी एक थॉट का, कोई भी एक विचार का ऑब्सेशन और उसकी वजह से उसका कंपल्सिव एक्शन होना जरूरी है, ऐसा लगता है। देखो आपने सुना देखा होगा कि कोई कोई हमारी सहेलियां रहती है जो मतलब स्वच्छता के बारे में हम सब लोग बहुत अलर्ट रहते हैं, लेकिन दे आर एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट इतनी एक्सट्रीमिस्ट रहती हैं कि एक दिन मेरे क्लिनिक में एक लेडी आई थी और उसने मुझे कहा, मैडम मेरा घर इतना साफ सुथरा रहता है, दैट टू माय वॉशरूम, कि आप मेरी वॉशरूम में जाके खाना खा सकती है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्लीनलीनेस। ये ओसीडी का सैंपल है, क्योंकि मुझे ये इतना ऑब्सेशन हो गया है क्लीनलीनेस के लिए कि जब तक मैं वो इतना क्लीन नहीं करती हूँ तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकती हूँ। सो ये जो है ये ऑनसेट हो सकता है, मतलब ये आप में पैदा हो सकता है, या अगर किसी में ओसीडी के सिम्टम्स पहले से है तो वो रिलैप्स हो सकते हैं या उनका पैटर्न चेंज हो सकता है। ये सब हम लोग पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल स्टेट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। होता है ऐसे नहीं, सब विमेन के साथ होता है ऐसे बिल्कुल नहीं। ये सब सुन के हम लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, ओके। देन पैनिक इज समथिंग विच वी ऑल एक्सपीरियंस। वैसे भी तो स्त्रियां जो रहती हैं उनमें पैनिक बहुत ज्यादा जल्दी से फैलती है, तो न्यू ऑनसेट भी हम लोग देख सकते हैं कभी कभी मेनोपॉजल स्टेज में। या अगर प्री एग्जिस्टेंस है, मतलब पैनिक डिसऑर्डर पहले से अगर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो वो ज्यादा बढ़ने लगती है। अभी नीचे लास्ट जो लाइन लिखी है कि पैनिक अटैक्स एसोसिएटेड विथ नेगेटिव लाइफ इवेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे कि अब अगर कोविड की बात चल रही है, तो अगर कोविड में मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि मेरे कोई नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई, तो ये मेरे लिए निगेटिव लाइफ इवेंट हो गया आज की तारीख में। और उसके साथ साथ अगर फंक्शनल इम्पेयरमेंट आ गई, अगर सोच लेती हूँ कि कल मैं कहीं बाहर जा रही थी और मैं गिर गई और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो चलो मेरे पूरे पैर में नी तक प्लास्टर डाला हुआ है, किसी की डेथ हो गई है ऑलरेडी 8 दिन पहले, और उसके साथ साथ मुझे मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट सपोज, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मेरे पैनिक अटैक्स बहुत बढ़ जाएंगे। अगर मैं पेरीमेनोपॉजल स्टेज में हूँ तो मेरे पैनिक अटैक्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मुझे कोमॉर्बिडिटी भी है, कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट भी मैंने फेस किया है, और मेरे साथ अभी फंक्शनल इम्पेयरमेंट भी हो गई, तो ऐसी सब चीजों के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। लेकिन इससे हम लोगों को पैनिक बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है। ये चारों जो मैंने डिसऑर्डर बताई हैं, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं, और उसी के साथ में ये आपको बता रही हूँ कि ये चारों जो डिसऑर्डर्स है उसमें थोड़ा सा हम लोग ज्यादापन कुछ महसूस कर सकते हैं अगर पहले से हम लोग इस सब डिसऑर्डर्स हमारे साथ हुई है तो। और अगर नहीं हुई है तो भी अगर जेनेटिकली उसका कुछ रूट हमारी बॉडी में है तो हो सकता है कि वो पॉपअप हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग को ये यहाँ पे रुकना है थोड़े से, और थोड़ा सा रुक के ये सोचना है कि ये जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं अभी, स्पेशली इन दिस पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल स्टेज, और जैसा मैंने पहले कहा कि जो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स इन स्लीप है, मूड स्विंग्स है, इरिटेबिलिटी है, एग्रेसिवनेस है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, बहुत कुछ कुछ हम लोगों ने देखा, एंजाइटी है, तो हम लोग को अभी एक पल के लिए रुक के ये सोचना है कि क्या मेनोपॉज इज द ओनली कॉज। मैं आपको ये सोचने के लिए इसलिए प्रेरित कर रही हूँ क्योंकि मेरे क्लिनिक में जब भी कोई भी लेडी when she is in her age group 40 and above and she is nearing 50, 52, 55,
she will always come and say the first thing, मैडम मुझे तो लगता है ये मेनोपॉज की वजह से ही हो रहा है। ये फर्स्ट सेंटेंस आता है। तो इस उम्र में हम लोग जितनी भी साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, बस हम लोग वो सब चीजें एक ही फैक्टर को एट्रीब्यूट करते हैं और वो है मेनोपॉज। लेकिन हम लोगों को बस एक सेकेंड यहाँ रुक के सोचना है कि क्या कोई दूसरे भी कारण हो सकते हैं। ऐसा सब में एक्सपीरियंस तो कर रही हूँ साइकोलॉजिकली, लेकिन क्या ये होने में दूसरे कई फैक्टर्स का भी योगदान है? तो हम लोग अभी देखेंगे क्या मेनोपॉज इज द ओनली कॉज। देखो, जैसा मैंने पहले कहा था कि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो उनकी टेंडेंसी होना, या वेट के बारे में भी कहा था मैंने, ओबेसिटी के बारे में, कि थोड़ी सी आपकी टेंडेंसी भी तो होना जरूरी है। तो वैसे प्री एग्जिस्टिंग टेंडेंसी अगर आपकी है, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री है आपके यहाँ मेजर डिप्रेशन की, यस, देन देयर आर चांसेस कि आप मेनोपॉजल स्टेज में ये सब ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे। अगर आपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया है, नाउ व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन? हम लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं और प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, तो विद इन फर्स्ट 6 months ऑफ डिलीवरी, जब हमारा बच्चू बिल्कुल छोटा रहता है, तभी भी पोस्ट डिलीवरी हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स जो है एस्ट्रोजन के, वो बिल्कुल इरेटिक और अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, और उस बीच हम लोग डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं, मेजर डिप्रेशन, और उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। काफी लेडीज दे आर गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन एवरी ईयर, और उसके लिए ट्रीटमेंट जो डिप्रेशन की है वही ली जाती है। मेनी टाइम्स हल्का सा मेडिकेशन भी देना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स काउंसलिंग से भी ये थोड़ा ठीक हो सकता है। देन प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ये क्या है? एवरी मंथ हम लोग जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्सपीरियंस करते हैं, उससे पहले 8-10 दिन मोस्ट ऑफ अस एक्सपीरियंस लिटिल इरिटेबिलिटी, लिटिल मूड स्विंग्स, लिटिल फिजिकल सिम्टम्स। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसे प्री मेंस्ट्रुअल, ओके, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसा हम लोग सोच रहे हैं अभी कि खाली मेनोपॉज या एक ही रीजन है क्या, तो अभी हम लोगों ने देखा कि नहीं, मेनोपॉज के साथ साथ मुझे कोई प्री एग्जिस्टिंग टेंडेंसी भी तो होनी चाहिए। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग टेंडेंसी नहीं है, तो और कोई वजह है क्या? अभी हम स्ट्रेसर्स भी रहते हैं। जैसे जैसे ही मैं मेनोपॉज के बारे में सोचती हूँ, जैसा मैंने कहा कि डिक्लाइन इन रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, तो हम लोग जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो हमारी कैपेबिलिटी में डिक्लाइन आने की वजह से, ये हम लोग को बहुत सारे लेडीज स्पेशली इन रूरल एरियाज, व्हाट दे फील कि अरे फिर क्या है, अभी देयर इज नो इसेंशियल मीनिंग इन लाइफ, अभी फर्टिलिटी नहीं है, अभी मुझे बच्चे नहीं होने वाले, तो मेरा मतलब क्या, अभी क्या फायदा क्या है? तो उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। बाद में अगर घर में किसी को बहुत ज्यादा कोई इलनेस है, तो उससे भी हम लोग का स्ट्रेस बढ़ता है, या खुद को कुछ इलनेस नहीं या स्टार्ट हो गया, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को और कुछ डायबिटिक हो जाते हैं लोग, या हाइपरटेंशन आ जाता है, किसी को पैरालिसिस अटैक आ जाता है। तो ऐसे अगर कुछ हो जाता है, तो ये सब इलनेसेस जो है वो भी तो 50s में थोड़े थोड़े स्टार्ट होने लगते हैं, उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। हमारे घर में अगर एजेड पेरेंट्स हैं, अगर मेरे घर में है तो भी उनकी देखभाल करने के लिए मुझे जिम्मेदारी लगती है। अगर मेरे पेरेंट्स बहुत दूर हैं, अगर मैं बम्बई में रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स दिल्ली में हैं, एंड नाउ एज दे आर माय पेरेंट्स, दे आर इन देयर 80s और 90s, और तभी उनकी हेल्थ का ख्याल रखना मुझे लगता है कि दिस इज माय ड्यूटी, बट आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम देम। तो उससे लेकिन स्ट्रेस तो बढ़ता रहता है। चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट, मेनी टाइम्स आजकल तो कोविड के साथ साथ हम सब लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कितने चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेक पे है। तो अगर ऐसे कुछ हो जाता है इस उम्र में, व्हेन वी आर इन आवर 50s, 52, 55, तो वो एज में हम लोग को ये तो मालूम होता है कि अभी मुझे नई नौकरी तो कोई देने वाला है नहीं,
तो अगर ये नौकरी में मेरा कुछ हो गया तो ये चेंज करना, नई नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Grown up children. These days you all will agree to me, when you have grown up children, you are always under stress. Why? Because when they are out, you will think about them कि अरे वो सेफ रहेंगे ना, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा. ऐसे खुद टू व्हीलर लेके जाते हैं, कहीं बहुत जोर से चलाते हैं, कुछ एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो जाएगा. लोकल ट्रेन में जाते हैं, कुछ बहुत भीड़ भाड़ होती है, क्या होगा पता नहीं. तो और ग्रोन अप चिल्ड्रन का आजकल मोबाइल यूसेज बहुत बढ़ गया है. There are many more reasons why one has to think about grown up children and the stress created by them. Then empty nest syndrome. What is this? What happens? We मतलब हम हमारे बच्चों को पढ़ा लिखाते हैं, उनकी शादी वादी होती है या नहीं होने से भी पहले they all choose कि we want to go abroad and go for further education in US, UK, Australia, somewhere else. So when your child leaves your home, usually the child doesn't come back. And then only both of you are there in your nest. So that is called empty nest syndrome. So there is nobody in your nest. पहले घर तो बिल्कुल बच्चों से भरा हुआ था, लेकिन अभी मेरे दोनों बच्चे अब्रॉड चले गए तो मेरे घर में अभी कोई नहीं. ऐसे मान लेते हैं कि स्पाउस की अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो गई तो बस आप अकेले हैं आपके घर में. Then you face this emptiness syndrome a lot. Then there are other perceived problems about children getting good jobs, their marriages. There are so many issues which we all are facing these days. The societal value of youth, that is, if age is valued, then there is less stress. So I would say in India, we we don't experience that much of stress when we are aging, because even today, people who are in old age, they are valued much more. लेकिन ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर आप यंग हो, ओनली यंगस्टर्स आर वैल्यूड. यंगस्टर्स की तरफ ही बहुत ज्यादा अटेंशन दिया जाता है. तो अगर सोसाइटल वैल्यू ऑफ यूथ इसमें अगर एज इज नॉट वैल्यूड, देन यू आर एट मोर स्ट्रेस. अभी इसमें एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगी, क्योंकि इसमें भी कई सारे स्ट्रेसर्स दिए हुए हैं जो कि मेनोपॉज के अलावा हैं. तो देखो, इसमें उन्होंने कहा है कि जो लेडीज ज्यादा स्मोक करती हैं, देयर आर मेनी मोर चांसेस कि आप बहुत ज्यादा मतलब ये पेरीमेनोपॉजल या प्रीमेनोपॉजल मेनोपॉजल स्टेट में आप डिप्रेशन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो ये ट्रांजिशन में. या लिटिल और नो एक्सरसाइज, इफ यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, देयर आर मेनी चांसेस. नेगेटिव मूड बिफोर मेनोपॉज, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी मेरी सहेलियां कहती है, अरे नहीं यार, मेरी मम्मी को ऐसे हुआ था तो मुझे भी तो मेनोपॉज में डिफिकल्टी आने वाली है. मेरी मम्मी को बहुत ही ट्रबल हुआ था, उसे बहुत मूड स्विंग्स होते थे, उसे बहुत डिप्रेशन आया था और उसे बहुत हेवी ब्लीडिंग होता था, तो मुझे भी वैसे होने वाला है. उसकी तो हिस्टेक्टोमी भी हो गई थी, तो मुझे तो लगने लगा है कि अभी मेरे भी होने वाली है. देखो, ये सब जो हम लोग अगर निगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं बिफोर आवर मेनोपॉज, देन देयर आर चांसेस कि हमारा मूड भी तो वैसे ही बनता है. और अगर हमारा मूड वैसे बनता है तो वो जो मूड है वो सब सिक्रीशंस के ऊपर काम करता है. अगर हमारा मूड वैसे बनता है तो हमारी जो इंटरनल सिक्रीशंस है वो सिक्रीशंस उससे अफेक्ट हो जाती हैं, और इसलिए हम लोग को तकलीफ ज्यादा होती है. निगेटिव एटीट्यूड बिफोर मेनोपॉज एंड एजिंग. अगर कोई स्त्री कहती है कि नहीं यार, मुझे तो बिल्कुल टेंशन आ रहा है, अभी उम्र बढ़ते जा रही है, कैसे होगा यार, मेरी स्किन देख कैसी होगी, ये बिल्कुल ड्राई स्किन, कितना कैसे मैं इतनी खूबसूरत थी, एक जमाना था लोग मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते थे और आज क्या हो गया है. ऐसा अगर मैं सोचने लगती हूँ एवरी डे, इफ आई हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माय एजिंग, देन यस, हम लोगों को ये डिप्रेसिव सिम्टम्स आने की संभावना बहुत बढ़ती जाती है. पुअर सेल्फ परसीव्ड हेल्थ. Now here this self-perceived word is very important. How I am perceiving my health. If I have a habit of keeping on complaining, नहीं यार, मेरा तो आजकल का दिन बिल्कुल खराब ही जाता है, सुबह नींद पूरी नहीं होती है, बिल्कुल भूख ठीक तरह से नहीं लगती है, मुझे लग रहा है मुझे तो शुगर आ ही गई होगी, मैं इतना स्वीट खाने लगी हूँ,
मेरी वेट भी तो देखो कितनी मैं कैसे हो गई हूँ, 10 किलो से मेरी वेट बढ़ रही। सो इफ आई एम सेल्फ परसीव्ड हेल्थ इज पुअर, देन डेफिनेटली मुझे डिप्रेशन आ जाएगा। अगर मेरी पार्टनर की तरफ मुझे निगेटिव फीलिंग्स है तो भी देर आर मेनी मोर चांसेस। अभी आप सब सोचिए, हम लोग ऐसी उम्र में हैं जहां मेनी टाइम्स हम लोग ऐसे बोलते हैं TTMM, यानी क्या, तेरा तू देख मेरा मैं देखूंगी, सो दैट वी डोंट इंटरैक्ट विद ईच अदर। हम लोग सोचते हैं जाने दो, वो हस्बैंड को जो भी करना है उसको करने दो, मुझे उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल मेरी कुछ सुनता नहीं है तो मुझे जाना ही नहीं है, उसके लफड़े में पड़ना ही नहीं है। तो इफ वी डेवलप दिस काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स आवर पार्टनर, देन देयर इज नो डायलॉग। और जैसे मैंने कहा, अगर एम्प्टीनेस सिंड्रोम, आप दो लोग हो घर में और आप दोनों में ही बिल्कुल इंटरैक्शन नहीं है, बिल्कुल नेगेटिविटी है, कैसे होगा? ऐसे भी होता है कि नो पार्टनर। कभी कभी हम लोग जब यंग होते हैं, आजकल तो यंगस्टर्स, they are more towards not getting married, they are more towards getting into live in relationship. Yes, live in is a good option, लेकिन जब हम लोग थोड़े से 40s 45 50s में जाते हैं और अगर आपका लिव इन जो है वो तब तक चला गया, तो आपको नो पार्टनर स्टेज में आप पहुंच जाते हैं। तब तक नया पार्टनर ढूंढ लिया तो ठीक है, लेकिन नहीं मिला तो क्या? तो ये जो है नो पार्टनर स्टेज, ये हम लोगों से ज्यादा हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे माइट एक्सपीरियंस इट मोर। और इंटरपर्सनल स्ट्रेस, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर इंटरपर्सनल रिलेशंस आपके ठीक नहीं है तो वो भी तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा करती है। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन स्टडी है, वुमेन ट्रांजिशनिंग टू मेनोपॉज, उन्होंने कहा कि मोर डिप्रेशन कौन से विमेन, कौन सी लेडीज के बारे में हो सकता है, जो लेडीज ये सब एक्सपीरियंस कर रही हैं। अभी अभी तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी सब इंफॉर्मेशन ली है, वो मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज क्या है, उसमें फिजिकली क्या होता है, साइकोलॉजिकली क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, क्या मेनोपॉज एक ही वजह है जिसकी वजह से मेरी साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब होती है, इन सभी चीजों का हम लोगों ने जिक्र किया। अभी हम लोग कुछ बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे लेस प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन स्टार्ट होता है, हमारे जो बोन्स है वो बिल्कुल फ्रेजाइल होने लगते हैं। तो बोन्स अगर फ्रेजाइल ना रखनी है, उनको अच्छी हेल्थ देनी है, तो अभी एस्ट्रोजन तो पैदा नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोगों को खुद को उसके ऊपर कुछ काम करना है। तो इसलिए विटामिन डी हम लोगों को सबको लेना है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, बाहर जाके सनशाइन में। अभी आप कहोगे मैडम कोविड, कोविड है तो हम लोग कहाँ बाहर घूमेंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों, आप लोगों को बिल्कुल आधा घंटा तो कोविड में भी आप मास्क वगैरह लगा के सनशाइन में बाहर जा ही सकते हैं, आपको जाना ही है। क्योंकि अगर आप नहीं जाते हैं तो आप खुद की हेल्थ खराब कर रहे हैं, खुद को आप बिल्कुल विटामिन डी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम भी अच्छे से जनरेट नहीं होगी और बोन्स और ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगे। इफ समवन इज इनटू स्मोकिंग, स्मोकिंग विल ऑलवेज मेक योर बोन्स मोर फ्रेजाइल, तो स्मोकिंग छोड़ देना ही बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देन अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो यू वन हैज टू एक्सरसाइज रेगुलरली, एंड दैट एक्सरसाइज हैज टू बी वेट बेयरिंग, यानी आपको वजन उठाने का एक्सरसाइज या तो करना है, या तो डांस करना है, या स्टेयर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन करना है, या थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग करना है। कैल्शियम रिच डाइट लेना है, लो फैट मिल्क लीजिए, थोड़ा सा चीज लीजिए, योगर्ट खाइए, लेकिन उसके साथ साथ आपको वेजिटेबल्स अच्छे से खानी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो चूना रहता है, उसको बटर मिल्क के साथ आपको लेना है, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसिडिक रहता है। और वो बटर मिल्क के साथ इसलिए लेना है कि वो अगर आप ऐसे ही खाते हो तो वो आपके स्टमक में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो आपको ऐसे ही नहीं खाना है, ओनली विद बटर मिल्क यू हैव टू टेक इट। सीसम, जो सीड्स रहते हैं, तिल जिसे हम कहते हैं, तिल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, इट हेल्प्स इन लोअरिंग योर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स हेल्दी बोन्स। तो आपको क्या करना है, तिल को जो है रात को भिगोना है, और जैसे सुबह उसमें जो पानी है वो पानी निकाल देना है, और जैसे हम लोग स्प्राउट्स को ऐसे इसमें कपड़े में बंद करके रखते हैं ना,
वैसे आपको तिल को रखना है। जब उसमें आफ्टरनून में छोटे छोटे से स्प्राउट्स जैसे आने लगते हैं, तभी आपको वो तिल को खाना है। अगर आप ऐसे तिल खाते हो तो इट्स अ रियल गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। Alcohol, if you are having alcohol, then too much of alcohol, that is beer, wine, liquor, it will again lead to bone fragileness. Cut back on salt and caffeine as well. Then sleep, जैसा हम लोगों ने कहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो फॉर बेटर स्लीप क्या करना चाहिए वो खाली हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग को मोबाइल फोन दूर रखना है मेरे दोस्तों। वेरी डिफिकल्ट, टिल लास्ट मोमेंट हम लोग के हाथ में मोबाइल फोन रहता है। अभी मैंने रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ा, उसमें एक मोबाइल गेमिंग कंपनी ने ये रिसर्च किया है। उन्होंने कहा है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन एज ग्रुप 45 to 54 दे आर प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल। देखो, हमारी ही एज ग्रुप है, हमारे बच्चों की नहीं है। बच्चों के बारे में तो हम लोग रोज बोलते जाते हैं कि ये कितने गेम्स खेलते हैं, कितने मोबाइल के ऊपर रहते हैं, लेकिन अभी रिसर्च हमें बता रहा है कि आप लोग कितने मोबाइल पे हो। देखो, 60%, the same research says that in India 80%, more than 80% of the population who are using smartphones, they are playing at least one game every day on their mobile phones. So मोबाइल फोन जब तक आप दूर नहीं रखते हो, आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं होने वाला। So keep away mobile phone 2 hours before you go to bed strictly. अगर आप 11 बजे सोते हो, 9 बजे के बाद फोन मत उठाओ। Chanting of Om and doing japa or mantra, that is very, very important. Even if you don't believe in any god, Om is not related to any particular god. This is the first sound created in the universe. So if you chant Om properly, that will basically help you give calmness and soothing effect to your mind and body. So just do that. Read a good book for a while. Write a diary. Write a note about what you did throughout the day, what all experiences you had, what all emotional outbursts you experienced, what all aggressiveness, mood swings, depression, what all things you experienced. If you experience something good, write about it. So writing a diary basically helps you think about your own self. What is happening, my dear friends, most of the time in throughout the day, what are we doing? We are looking at others. We are thinking about others. We are gossiping about others. Am I thinking about myself? Am I selfish enough to think about myself? What is happening with me? What am I liking? What am I getting motivated with? Am I thinking? Just sit and think for a while. So start writing a diary today itself, and then see, you will have real good sleep end of it. Okay, we will just move ahead. Then I said cognitive functions also get affected. Lack of concentration is there. First thing what we have to do is be aware of every moment. When you are reading a newspaper, just read a newspaper. Reading newspaper, looking at mobile phone. Reading newspaper with tea. No, I am reading newspaper. Separately have your tea. When you are watching TV, just watch TV. Don't instruct your child. Do one thing at a time. Many of my friends, especially ladies friends, they always take pride in multitasking. Madam, you know, I am a good multitasker. I request them, please don't do multitasking. Do one thing at a time. If at all you want to do good amount of concentration, if you want to make good amount of concentration, do one thing at a time, no multitasking. Do Trataka. Third thing I have told you is do Trataka on Diya, sun or moon. If you can see a rising sun, every day look at it constantly. आपकी आंखों की झपकी ना करते हुए आपको सूरज की तरफ या मून की तरफ आपको देखना है। इसे त्राटक कहते हैं। इसे होता यह है, हम लोग की जो एकाग्रता है वो बढ़ती है। एंड डू टास्क्स विद बोथ द हैंड्स, जिससे हमारे जो दोनों हेमिस्फीयर्स है ब्रेन के, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, वो दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है। इसलिए अगर राइटिंग, अरे आपके पास अगर समय है, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो।
देखो भाई बहुत मजा आता है, कभी लिख के तो देखो कैसे हमारे अक्षर आते हैं। उससे होता यह है कि हमारे राइट ब्रेन को काम करना पड़ता है। जब मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ मेरा कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ द हेमिस्फीयर्स। किचन का काम है, अगर मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, हिलाना है अगर मुझको गाजर को कढ़ाई में डाल के, चलो लेफ्ट हैंड से करते हैं। रोज मैं राइट हैंड से करती हूँ, आज लेफ्ट हैंड से करती हूँ। थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको ऐसे लगेगा भाई ठीक हो रहा है या नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए, एट द एंड ऑफ इट यू विल फील बेटर। Lack of motivation is there, just ask yourself, am I happy? Whatever you are doing, just ask yourself, am I happy? And if you are not happy, just try to be happy. Every moment, look at something which will make you happy. Just see what is this? This is just you are exploring your own self. Most of the times we are looking here and there, but we are not exploring our own self. We have to explore our own self, and that thing will motivate ourselves to do something else. जो लोग किसी भी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट रहते हैं, चाहे वो चीज कितनी भी छोटी सी हो, वो एक चीज आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। बीच में मैंने मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो शेयर किया है, उसमें मैंने आर पापा मलई नाम की एक लेडी है उसके बारे में जिक्र किया है, जो कि कोयम्बतूर में है, और शी इज जस्ट 106 years old, माय डियर फ्रेंड्स, 106। और वो खेती करती हैं आज भी। एट दिस एज शी इज डूइंग उसका फील्ड वर्क वो रोज करती हैं एट दिस एज, एंड शी इज वेरी हैप्पी डूइंग हर फील्ड वर्क। व्हाई? बिकॉज शी इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट, and she has continued this activity for last 75 years. Now just ask ourselves, am I doing any single activity for 75 months at least? She is doing it for 75 years. So have some passion, any small passion will do. Okay, going ahead, memory problems we have. Just to get better off from these problems, try solving puzzles. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बस खाली ये वो बातें मत पढ़ो, किसमें कहाँ पे बलात्कार हो गया, कहाँ पे चोरी हो गई, कहाँ पे ये हो गया वो। उससे अच्छा है आप कोई पजल सॉल्व करो, कोई सुडोकू सॉल्व करो, कोई वर्ड गेम का पजल होगा वो सॉल्व करो, कोई एक नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, या कोई तो एक वर्स, अभी भगवत गीता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें छोटे छोटे वर्सेस हैं, आप बस एक उसकी लाइन तक रोज में बस खाली एक लाइन में लर्न करूंगी, चलेगा? योर माइंड विल बी ऑक्यूपाइड इन समथिंग एंड एट द सेम टाइम यू विल मेमोराइज गुड थिंग्स, राइट? सो वी विल ट्राई। नाउ टू समराइज ऑल दिस, फर्स्ट थिंग, एक्सरसाइज रेगुलरली। सो जैसा मैंने कहा, दीर्घकाल यानी जितना हम लोग जीने वाले हैं, एंड ऑफ द डे तक मैं एक्सरसाइज करूंगी निरंतर, यानी उसमें एक भी दिन मैं छुट्टी नहीं लेने वाली। ऐसा जब मैं कहूंगी तब हफ्ते में 6 दिन तो करूंगी। इफ आई सिंस वेरी बिगिनिंग इफ आई कीप ऑन सेइंग नहीं हफ्ते में 4 दिन बहुत हो जाता है एक्सरसाइज, डॉक्टर ने कहा है 4 दिन करो, तो जब हफ्ते में 4 दिन में बोलती हूँ ना, तो 2 दिन के बाद ही मुझे लगता है अरे वाह कितना एक्सरसाइज किया, चलो अभी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो कहो कि मैं रोज करूंगी, तब मैं हफ्ते में 6 दिन तो करूंगी। और जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, यानी उसके ऊपर श्रद्धा रखो कि मैं जो भी एक्सरसाइज करूंगी उससे मुझे लाभ मिल रहा है, उससे मुझे अच्छा लग रहा है, उससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, उससे मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है। ये सेल्फ टॉक आपको खुद से करना है। और जब आप वो एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा फेथ रखते हो, श्रद्धा रखते हो, तो उस श्रद्धा का भी तो आपको कोई एक रिजल्ट या बख्शिश मिलता है ना। इफ यू डोंट हैव faith in it, how will it help you? So keep faith in it, do it till end of, I mean last day of your this life, and do it every day. Eat balanced diet. हम लोग का जो भी घर का खाना है वो बहुत बार बैलेंस ही होता है। बहुत ऐसे मैंने फैमिलीज देखे हैं जहां पे रोज इवनिंग में कुछ अलग बनाते हैं,
यानी रोज इवनिंग में आज हमारे घर में चाट था, कल हमारे घर में पाव भाजी थी, परसों हमारे घर में पास्ता था, एक दिन पिज्जा रहता है, एक दिन तो बर्गर रहता है, एक दिन और कुछ रहता है। अरे मेरे बेटे बच्चे तो खा ही नहीं सकते चपाती भाजी इवनिंग में। बहुत सारी लेडीज है मुझे कहती हैं ऐसे। मैं तो कहती हूँ भाई ये नहीं चलेगा, आपको दोनों टाइम जो बैलेंस डाइट है वो ही लेने की कोशिश करनी है। जब मैं कहूंगी कि मैं रोज दोनों टाइम बैलेंस डाइट लेने वाली हूँ, तब मैं हफ्ते में 14 में से 12 जो मेरे लंच और डिनर मील्स है, वो 12 मील्स तो एटलीस्ट आई विल सी कि आई विल हैव बैलेंस डाइट। वैसे भी 2 मील्स तो मैं कचरा खाने ही वाली हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 7 मील्स कचरा खाने वाली हूँ, तो देर आर मेनी मोर चांसेस कि 7 का 8 या 10 भी हो जाए। क्योंकि कभी किसी का बर्थडे आ जाता है, कभी किसी की एनिवर्सरी आ जाती है, कभी घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कभी मेहमान आ जाते हैं, तो बस हम लोग को तो बस कोई बहाना ही चाहिए ना। बैलेंस डाइट छोड़ने का बहाना हम लोग हमेशा ढूंढते हैं, तो ये हम लोग को नहीं करना है। स्लीप प्रॉपरली। अब ये प्रॉपरली में इन टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कब सोते हैं? हम लोग अगर रात को 2 बजे सोते हैं, 2 to 10 इज माई साइकिल, हार्मफुल। क्योंकि देखो मेलेटोनिन सिक्रेशन, अगेन ये दिस इज ऑल साइंस। हमारी ब्रेन से मेलेटोनिन सिक्रेशन कब होता है? उसी समय अगर हम लोग सोते हैं तो अच्छी स्लीप होती है। सो इफ यू स्लीप इन टाइम एंड फॉर नेक्स्ट 7 to 8 hours, then it's a proper sleep. Vitamin D for that exposure to bright light is definitely suggested. Avoid junk food, जैसा मैंने कहा कि प्रोसेस्ड रिफाइंड शुगर, एवरीडे आइसक्रीम्स। ऐसे भी कई लोग हैं जो मुझे बोलते हैं मैडम हमारे रेफ्रिजरेटर में तो आइसक्रीम रोज रहता है, मेरे बच्चों को तो आइसक्रीम चाहिए ही। अरे चाहिए ही का मतलब क्या है? तो कभी भी चाहे तो हम लोग खा सकते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। सो लॉट्स ऑफ आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज, केक्स, ये सब जो है ये हम लोगों की हालत, मतलब जो शारीरिक हमारी फिजिकल हेल्थ है वो खराब कर रहे हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ऑल्टरेशंस इन थॉट, यहाँ मैंने लिखे हैं 4 शब्द: मैत्री, करुणा, मुदिता एंड उपेक्षा। Again, I will go back to Maharshi Patanjali. As I am a yoga practitioner, I am giving you this example. Maharshi Patanjali says, Maitri, Karuna, Mudita, Upekshanam, Sukha, Dukha, Punya, Apunya Vishayanam, Bhavana, Chitta Prasadanam. तो ये चित्त प्रसादन यानी मन की प्रसन्नता या मन को पॉजिटिव थॉट्स हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो इसके लिए उन्होंने 4 शब्द कहे हैं। हम लोगों को कौन कौन से 4 वैल्यूज इनकलकेट करनी है? वो कहते हैं जहां भी सुख है, सुख वो मेरा खुद का रहे या दूसरे का रहे, मुझे उसके साथ मैत्री करनी है। देखो मैं खुद के सुख के साथ तो मैत्री कर सकती हूँ। अभी आप खुद से ही पूछिए, क्या दूसरे के सुख के साथ हमेशा मुझे मैत्री करना आता है? बहुत बार दूसरे का सुख देख के मेरे मन में जलन पैदा होती है। तो मैत्री किधर है? तो सुख ही है ना, तो मेरा है या दूसरे का है? तो मुझे सुख के साथ मैत्री करनी है। जहां भी दुख है उसके साथ मुझे करुणा करनी है, मुझे उसके साथ सिंपैथी फील होनी चाहिए। जहां भी दुख है, देखो मुझे मेरा दुख बहुत बड़ा लगता है, अगर मैं दुखी हूं तो मुझे लगता है नहीं भाई मेरा दुख तो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर दूसरा कोई दुखी हो जाता है, मैं क्या कहती हूँ, अच्छा हुआ भगवान ने सबक सिखाया, ऐसा ही होने वाला था, तू अच्छा नहीं ना व्यवहार करता तो तुझे यही मिलेगा। अगर ये थॉट मेरे मन में आ रहा है ना, तो उससे मेरा माइंड खराब हो रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, मेरा माइंड खराब हो रहा है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता यानी हैप्पीनेस। जहां भी पुण्य कर्म हो रहा है, बी हैप्पी अबाउट इट। वो आप करो, दूसरे करते हैं, जहां कहीं भी पुण्य कर्म है बी हैप्पी। एंड उपेक्षा, जहां कहीं भी गलत कर्म हो रहा है उसके प्रति उपेक्षा रखिए, या अगर आपको कुछ कहना है तो अच्छे शब्दों में कह दीजिए, लेकिन अच्छे शब्दों में। और बस वो कह देने के बाद उसके प्रति बिल्कुल इविल फीलिंग्स मत रखिए। अगर हम लोग ये करते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, अगर ये 4 वैल्यूज हम लोग अपने खुद के साथ रखते हैं, तो ये जो षड्रिपु है ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये निकल जाते हैं। देखो अभी मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगी। ये एस्ट्रोजन का जो भी हम लोग सब बोल रहे हैं वो हमारी प्यूबर्टी के टाइम पे था, मतलब हम लोग का जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ तभी भी ये बहुत बड़ा चेंज हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया।
लेकिन तभी क्या हम लोग को इतनी तकलीफ हुई थी जितनी मेनोपॉज में हो रही है? नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि तभी मेरा माइंड बहुत साफ था। हम लोग बच्चे थे, हम लोग बहुत इनोसेंट थे, माइंड साफ था, हम लोग सब चीजें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम थी। आज मेरी स्पेस है खुद की, वो मुझे छोड़नी नहीं है। मेरा कंफर्ट जोन है, वो छोड़ना नहीं है। माय एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छी नहीं है, मेरी एक्सेप्टेंस लेवल। तो ये हर एक चीज में मेरा माइंड जो खराब होते जा रहा है, उसकी वजह से ये सब चीजें मुझे तकलीफ दे रही हैं। तो बस हमारे चित्त की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। और चित्त शुद्धि के लिए क्या जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स? जस्ट सिट क्वाइटली, डू नथिंग, don't try to control anybody in the world, just sit quietly. At least for a few minutes every day one has to sit quietly. अगर हम मेडिटेशन कर भी पाए या न कर पाए, that is apart, but at least we can sit quietly. Can we do that? Many ladies come to my clinic and they say, madam, it is very difficult. हम लोग एक मिनट के लिए भी शांति से नहीं बैठ सकते। इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं कि बस दूसरे मिनट में मैं आंखें खोल देती हूँ और कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर। बस हम लोग को हो जाएगा ऐसे, लेकिन सिट क्वाइटली। अगेन आई विल से द सेम थिंग, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। आज अगर मैं 10 सेकेंड शांति से बैठ पाई, शायद कल 15 सेकेंड तक जाऊंगी, शायद एक महीने बाद मुझे 2 मिनट शांति से बैठना आ जाएगा। हमारे जो गुरुदेव रानड़े जी हैं, मतलब मेरे जो गुरु हैं, वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटा आपको शांति से बैठने आना चाहिए। 8 घंटा। जब ये सब साधु संत लोग हैं, उनके बहुत बड़ी उनकी ये जो रहती है प्रैक्टिस, स्ट्रेट वे, सीधा शांति से बैठने की और ध्यान करने की, उसकी वजह से वो बहुत आगे निकल जाए। हम लोग 8 घंटा ना ही सही 8 मिनट तो बैठने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग ये करेंगे तो उसमें पूरा हम लोगों का माइंड जो है उसका क्लिनजिंग होने की संभावना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितना भी अभी हम लोगों ने जान लेने की कोशिश की है, मैं वहीं पे रुकती हूँ। आप सभी लोगों को, स्पेशली रोटरी क्लब ऑफ थाने, इनको मैं मेरा शुक्रिया देती हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया। और जो भी मेरा इतना कुछ नॉलेज है नहीं, लेकिन जो भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ दे सकी, बांट सकी, उसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित है, उसके लिए भी आप सभी लोगों को थैंक यू देती हूँ। And all the very best to all of you. Wishing you all very happy, healthy, good life. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for that absolutely superb session. Superb. Ma'am, we have one question we have in the box. That is, how much sesame seeds, til kitna khana hai? हाँ, तिल How much आपको, quantity? या तिल आपको एक तो कच्चा खाना है, आपको सेक के नहीं खाना है, क्योंकि हम लोग जैसे उसको सेकते हैं उसके जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम होती है। तो आपको 1 चम्मच तिल खाना है। 1 चम्मच. Okay. Okay. 1 teaspoon. Fabulous. I think, ma'am, आपका presentation was so comprehensive. It has absolutely covered almost everything that we could have possibly asked. Can we have sesame juice? Sesame juice. जूस ये मतलब बाहर से आएगा या आप खुद घर पे बनाओगे? अगर पुष्पा बाहर से मैम? आएगा तो नहीं। No. नो, घर पे बाहर से बनाओगे तो नहीं, definitely. घर में Okay. बनाओ, Okay. घर में जो भी बनाओ अलाउड, क्योंकि बाहर से जो भी बनता है वी डोंट हैव एनी कंट्रोल उसमें क्या डाला है। Yeah, made by myself. Absolutely. Yeah. Yeah. Fantastic session, ma'am. Absolutely feeling so good listening to you. इतने सारे जो मन में सवाल थे, confusion था कि why is this happening? Is this perimenopause? Am I into menopause? So many questions have been answered beautifully by you. Your presentation was completely comprehensive, absolutely tight, extremely lucid. हम सबको easily सब कुछ समझा है. So अच्छा मैम ये भी है कि is the sesame sprouted? Sprout करना जरूरी है कि ऐसे ही खा सकते हैं तिल? स्प्राउट करेंगे तो अच्छा है, ज्यादा अच्छा है. कैल्शियम की Yes, मात्रा आपने है बोला, बढ़ती right, है। right. लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है तो न खाने से वैसे भी खाओ तो अच्छा है। Okay. Is there any medication for menopause? मेडिकेशन कुछ भी नहीं है। देखो, हार्मोनल थेरेपी रहती है, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है तो एस्ट्रोजन थेरेपी रहती है या हार्मोनल थेरेपी भी रहती है।
लेकिन उससे होता यह है कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। यानी अगर हम लोग एस्ट्रोजन या हार्मोनल थेरेपी लेते हैं तो उसमें कैंसर की संभावना बढ़ती है, या और कोई ऐसे जो डिसऑर्डर्स है रिलेटेड टू अवर यूटेरस और ओवरीज और समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए हम लोग को उसके साथ ज्यादा नहीं जाना है। हम लोग ये सब चीजें जितनी नेचुरली करने की कोशिश करेंगे वो करेंगे। देखो उतना बेटर है। जैसे हमारी साइकिल शुरू हुई थी, क्या तब हम लोगों ने कोई दवाई ली थी? जस्ट आस्क योरसेल्फ। तो इफ इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस में ये सब नेचुरली ठीक हो जाएगा। द ओनली थिंग इज हम लोगों को खुद के ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा डाइट का Should we ख्याल रखना consult? पड़ेगा। Yes. Should we consult any doctor, ma'am? And is there any Ayurvedic medicine, multivitamin that you would suggest? नहीं, डॉक्टर को तो कंसल्ट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर भी यूजुअली अगर इफ इट्स अ नेचुरल मेनोपॉज तो आपकी उम्र देख के वो आपको बस खाली 1-2 ब्लड रिपोर्ट्स करने को बोलेंगे, और उसके बाद वो आपको मेडिसिन वगैरह ज्यादा कुछ देते नहीं है। वो कहते हैं इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आप कोई अच्छे गायनेक के पास जाते हो और अगर आपका नेचुरल मेनोपॉज है तो आपको कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर ये नेचुरल मेनोपॉज नहीं है तो डॉक्टर भी Okay. आपको मेनोपॉज के लिए सजेस्ट करते हैं मेडिकेशन। Okay. और अगर Ma'am, any आपको multivitamin? साइकोलॉजिकल, हाँ सॉरी, हाँ No, any multivitamin and any Ayurvedic medicine? ये मल्टीविटामिन दो या questions आए आयुर्वेदिक, हाँ मल्टीविटामिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ले सकते हैं इफ नेसेसरी। लेकिन मैं कहूंगी कि विटामिन और मिनरल्स भी जितना हम लोग अपने डाइट से लेने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा, ज्यादा अच्छा। अच्छा रहता है। Instead of taking supplements. यस, अगर जरूरत है तो लीजिए, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो मत लीजिए। और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो तो उसमें दिक्कत कोई नहीं है। इफ एट ऑल नेसेसरी यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपको बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रही है, आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए और मेडिसिन लीजिए। लेकिन अगर इतनी ज्यादा कोई आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो ये डिसीज तो है नहीं, तो बस जस्ट बी पेशेंट अबाउट वॉट एवर इज Okay, हैपनिंग। okay. जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट बी Yeah. पैनिक। हम लोग अंदर से पैनिक हो जाते हैं तो सब चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो पैनिक का बटन मत दबाइए, पैनिक बटन बहुत हार्मफुल है। नो पैनिक प्लीज। Ma'am, what about how do we manage our sweet cravings? हाँ, अगर बहुत अच्छा सवाल है। स्वीट क्रेविंग्स जब हो जाते हैं तो बस खाना तो पड़ता ही है। अगर अभी तो आम का सीजन आ रहा है तो आम तो बहुत खाने पड़ेंगे, क्योंकि आम खाने बगैर कुछ अच्छा लगता नहीं। Hmm. लेकिन अगर स्वीट, कोई भी स्वीट आपके घर में आया है और आपको खाना है, तो मेनी टाइम्स जिसको क्रेविंग हम लोग कहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अगर काजू कतली है तो बस एक पीस खाके अगर हमारी शांति हो जाती है देन इट्स ओके। बट व्हाट हैपेंस, ऐसे आई एम होता हैविंग नहीं वन है। पीस, सेकेंड, थर्ड, True, एक true, चक्कर लगा के आती हूँ 2 घंटे true. की वापस। तो बस आपको एक पीस उठाना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है, आप एक पीस जरूर उठाइए, लेकिन उसको बिल्कुल शांति से एक जगह शांति से बैठ जाइए और उसको पहले ऑब्जर्व कीजिए। उसको अच्छे से स्मेल उसका कितना अच्छा है वो लीजिए, उसको छोटे छोटे पीसेस में टेस्ट कीजिए, एंड जस्ट बी देयर विद दैट काजू कतली फॉर अ लॉन्ग while. If you are experiencing that kaju katli for 10 minutes, just sit and enjoy it. Don't read newspaper while eating kaju katli. Then you will have more craving. कह रहे मैंने तो एक खाई, मुझे पता ही नहीं चला, और 2-4 खा Correct. लेती। हाँ, वो तो हमने बस, वो इसका पूरा महसूस नहीं किया. We didn't हाँ, enjoy it fully. yes. So just be with that kaju katli and have one kaju katli with wholeheartedly. उसके साथ ही रहिए and enjoy it properly. Ma'am, lot of questions about whether yoga will help in this period as we gain weight. And is Yeah. there any specific asan for menopause relief? Okay. योगा विल नॉट हेल्प यू इन वेट गेन में। आपको योगा ज्यादा मदद नहीं करता है। अगर आप डायनेमिक योगा करते हो या पावर योगा करते हो तो ही आपको वेट कम करने के लिए योगा मदद करेगा। अदरवाइज यूजुअली जो योगा का पैटर्न रहता है, दैट इज योगासनस, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल, और उसमें हम Correct. लोगों को होल्डिंग करना रहता है कोई भी एक पोस्चर में।
लेकिन जो डायनामिक आसनास रहते हैं उसमें हम लोगों को रिपीटेशंस रहते हैं. सो इफ आई एम डूइंग द्रोणासन तो मैं एक बार करूंगी, इमीडिएटली सेकेंड टाइम, इमीडिएटली थर्ड टाइम. So if I'm repeating the rounds of the same asana continuously, then it becomes dynamic in a speedy manner. So yogasanas will help you reduce your weight only if you do it dynamically. और अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, yes, it will help you reduce your weight. But And what about only the stiffness yogasanas will which not sets help. in? Sorry? Okay, stiffness which will set, does stiffness set in because of menopause? Stiffness. Stiffness of body. स्टिफनेस ऑफ बॉडी तो वैसे भी, अगर मैं तो कहती हूँ कि स्टिफनेस जो है वो हमारे स्वभाव के साथ ज्यादा आता है. स्वभाव की अकड़ थोड़ी सी कम करो मेरे दोस्तों, स्टिफनेस चला जाएगा. हमारे स्वभाव में बहुत अकड़ है, इसलिए स्टिफनेस नहीं है. जो लोग थोड़े से कम अकड़ू रहते हैं ना, उनकी में स्टिफनेस ज्यादा रहती नहीं. चलो जोक सपाट. लेकिन अगर स्टिफनेस अभी आप महसूस कर रहे हो, डेफिनेटली हियर योगा विल हेल्प यू. डू योगा साधना एवरी डे फॉर एटलीस्ट 40 to 45 minutes. See, one can't do it regularly at home. कोई भी कितना भी बोले, लेकिन घर की घंटी बजेगी, दूध वाला आएगा, पेपर वाला आएगा, कोई फोन करेगा. अच्छी बात यह है आजकल बहुत सारे ऑनलाइन योगा वर्गस आर देयर. जस्ट एनरोल योरसेल्फ टू सम योगा वर्ग and do it regularly, क्योंकि all yoga workers are basically for 5 to 6 days a week, minimum Monday to Friday. So at least try to follow 5 days. Yeah. Ma'am, for how many years does menopause last? Menopause तो जब तक हम लोग जिंदा है तो तब तक, मेनोपॉज होने के बाद तो पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज तब तक रहती है. दैट इज पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज. मेनोपॉज बस उसी को कहते हैं कि बस 12 months का जो पीरियड है, कि अभी 12 months तक आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आया, दैट इज योर मेनोपॉज. Proper menopause. Post that, it is post menopause. It is no more menopause. It is post menopause, and post menopause will rest for rest of the whole life. लेकिन तभी आपको इतनी इरिटेशन, मूड स्विंग, डिप्रेशन ये सब नहीं होगा. क्योंकि अभी आप पूछोगे, अरे मैडम तभी तो एस्ट्रोजन के लेवल डाउन ही तो हो गई है ना, तभी क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब ये है कि ड्यूरिंग मेनोपॉजल स्टेज हमारे एस्ट्रोजन का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा इरेटिक हो जाता है, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है. लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में वो स्टेबल हो जाता है. मतलब एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप्स डाउन कंप्लीटली, लेकिन वहां पे वो स्टेबल हो जाती है और इसलिए हम लोग को तकलीफ नहीं होती. जब वो इरेटिक है एस्ट्रोजन लेवल, तब ज्यादा से ज्यादा हम लोग को तकलीफ होती है. Yeah, ma'am, I have one question, that if one has multivitamins, calcium supplements well in advance before menopause, then the problems during menopause phase reduce. Is that true? खाली सप्लीमेंट्स लेने से कुछ नहीं होगा. बस यही होगा कि आपके ऑस्टियोपोरोसिस या ये सब जो चीजें हो सकती है पोस्ट मेनोपॉज, वो ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि आप कैल्शियम सप्लीमेंट पहले से ले रहे हो. लेकिन अगर आप नेचुरली ये सब करना चाहते हो तो मैं कहूंगी सप्लीमेंट्स थोड़े से ले लो, ठीक है, लेकिन जितना आपकी बॉडी को चाहिए वो लेके, वैसे भी बॉडी सब चीजें फेंकने ही वाली है, तो वो भी डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ले लो, क्योंकि हर एक की तबीयत अलग है. वैसे भी आपको और कोई दवाई चालू है क्या? अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट ट्रबल है, तो वो सब भी तो चीजें ध्यान में लेनी पड़ती है. करेक्ट. पर्सनल है वो, इट्स वेरी पर्सनल. प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ विटामिन, कैल्शियम, B12, any supplements, whatever supplements. Consult your ma'am. doctor. What about hot flushes? हाँ, हॉट फ्लैशेस ये तो होते ही है ना. हॉट फ्लैशेस ये तो एक सिम्टम मैंने बताया, क्योंकि तो उसको कंट्रोल ऐसे नहीं कर सकते कुछ ना, अलग से? नहीं, अलग से कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे होता है. तो जैसा मैंने कहा, जितना ये सब चीजें हो जाएगी, आपको मन की शांति रखनी है. आप जितना खुद के मन को शांत रखने की कोशिश करोगे इन एनी सिचुएशन, आपका जो सेल्फ टॉक है वो जितना पॉजिटिव करोगे, और आप कहोगे कि भाई ठीक है, हॉट फ्लैशेस आज मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी, लेकिन शायद 10 मिनट बाद ये चले जाएंगे, सो ठीक है, आई कैन हैंडल इट फॉर 10 minutes.
अगर रोज भी हो रहे हैं, बस आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो। आप कहो मैं ये सब से बहुत अच्छी तरह से डील करने वाली हूँ, बस दैट शुड बी योर सेल्फ टॉक. Oh, okay. So Yes, working on yourself is the most, seems to be the yes. key over here. Give yourself most of the strength which you require, and you only can give yourself the strength. No one else in the world. Yes. I think, ma'am, all questions have been covered. We have overshot our time as well. So, Yes. Smita, please I ask have a one question, question. and then Yeah, I think you can ask a question, and then you can continue with the vote of thanks. sure, Apurva. Thank you so much. Ma'am, I have one question. Frequent headaches are they the strong one of the strong characteristics of menopause or early sign of menopause? Yeah. Frequent Frequent headaches. headaches could be a sign of menopause, early sign, or maybe it Okay. is in between perimenopause stage. But Okay. if you have frequent headaches, just check if it is only because of menopause, or you are more, I mean, acidity related any issues are there. Okay. Because if your body is becoming more and more acidic, then also you will face more and more headaches because of acidity. So Okay. just check. If you don't have acidity related any issues, then probably if you have your eyesight, just check your eyesight. So Okay. migraine, there Yeah, are so many reasons for headache. you're So right. just try to eliminate all the reasons, and then only you can reach the answer that yes, it is only because of menopause. Menopause. Okay. Okay. And one more question, ma'am. Many of my very close friends, I have seen they complaining continuously nowadays regarding the mood swings. Yeah, yeah, So mood swing is almost every lady in nowadays around us is talking about, oh आजकल बहुत mood swings हो रहे हैं, menopause आया है. So as you rightly covered all these topics in this, but is there any a strong sure shot therapy for women to control these mood swings other than medication? I mean, other, the other things which you have already explained in the presentation, but like a yeah, quick any sign of mood swing जिससे पता चले लेडी को कि हाँ मेरा mood swing हो रहा है, I should quickly yeah, shift to another mood or something like that, because yeah, many of my friends are complaining regarding this mood yeah, swings. yeah. Okay. First, just be aware of your mood swing. That is the first thing we have to do. क्योंकि अगर मैं इसके बारे में जान लेती हूँ कि मेरा मूड स्विंग कौन सी चीज के ऊपर हो रहा है, मैं क्या, many a times why there are mood swings, because we have feeling of कुछ तो मेरे हाथ से निकल जा रहा है, मेरा कंट्रोल छूट रहा है. हाँ ये जब मुझे समझ में आता है, तब सडनली माय मूड चेंजेस. हाँ. तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैं क्या कंट्रोल करने जा रही हूँ. Hmm. Why I am experiencing this mood swing. If at all I am experiencing, accept it. Yes, मेरा mood swing हो रहा है. Again, I will say the same thing. Just sit quietly, think about it. Just leave the place. अगर आपका mood swing हो रहा है, Right. आप किसी के साथ interact कर रहे हो, leave the place. Leave the Don't place. Yes. argue with the person, Yes. because you know that your mood is swinging, and Correct. there are many more chances that you will give very bad reaction to the person. Hmm. So better is leave the place. Think through, and then give your reaction. Then you will give very, very balanced reaction. Right. Right. Yes. Thank you so much, ma'am. Yeah, welcome. So Apurva, shall we go ahead with the vote of thanks now?